सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल आज बजट पेश होगा। बजट में महिलाओं को, गरीबों को, किसानधारकों को, व्यापारियों को कई बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। वहीं पर संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है और साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का पोर्टल भी खोल दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही शहरों में पड़े आवासों के भी सस्ते किराए पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। तो आज का अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि अन्य खबरें भी बेहद खास है। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये पूरा अपडेट। दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की, तो अब यूपी के 31,872 संविदा कर्मियों को मिलेगा बड़ा लाभ। इस व्यवस्था से होगा वेतन का भुगतान। निकायों में संविदा कर्मियों यानी कि कार्यदायी संस्था के माध्यम से रखे जाने वाले मानदेय भुगतान में धोखाधड़ी अब नहीं चल पाएगी। इनका वेतन अब ई वेतन सॉफ्टवेयर से सीधे उनके खाते में डाला जाएगा। इसके लिए ऐसे कर्मियों का ब्यौरा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। अब तक 31,872 का ब्यौरा ऑनलाइन किया जा चुका है, यानी कि 1 लाख से अधिक कार्मिक हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 762 निकाय हैं। नए निकायों को छोड़ दिया जाए तो सभी में कार्यदायी संस्था के माध्यम से कर्मियों को रखा गया है। इनकी संख्या 1.25 लाख के ऊपर है। तो ऐसे में इन लोगों का मानदेय अब ई वेतन सॉफ्टवेयर से सीधे उनके खाते में डाला जाएगा। अच्छा दोस्तों, वहीं पर 4 धाम यात्रा 2023 के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल खुल गया है। श्रद्धालुओं की संख्या पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग का पोर्टल सुबह 7 बजे खुल गया है। आपको बता दें, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि की औपचारिक घोषणा होने तक तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। आपको बता दें, तीर्थयात्रियों की इतनी संख्या का बना है प्रस्ताव। हालांकि पर्यटन विभाग ने पिछली यात्रा के अनुभव के आधार पर केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 15,000 और बद्रीनाथ के लिए 18,000 और गंगोत्री के लिए 9,000 और यमुनोत्री के लिए 6,000 संख्या तय करने का प्रस्ताव बनाया है। इस पर बैठक में फैसला लिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, शहरों में खाली पड़े आवासों को सस्ते किराए पर देगी सरकार। 24,713 मकानों को किया गया है चिन्हित। निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने सभी निकायों को पत्र भेजकर विभिन्न योजनाओं के खाली पड़े मकानों का ब्यौरा मांगा है। इसमें कहा गया है कि इन मकानों को पुनः संयोजन यानी कि रिट्रोफिट कराते हुए 25 साल के लिए स्थानीय स्तर पर तय किराए पर दिया जाएगा। आपको बता दें, 24,713 छोटे मकानों को किराए पर देगी। योजना का लाभ गरीब व अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेगा। वही दोस्तों, बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खास होगा यूपी का बजट। छात्रवृत्ति बढ़ाने का हो सकता है बड़ी घोषणा। आपको बता दें, यूपी का बजट 22 फरवरी यानी आज पेश होने वाला है। बजट का आकार 7 लाख करोड़ का हो सकता है। इस बजट में संस्कृत के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानमंडल में 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खास होगा क्योंकि 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है। छात्रवृत्ति बढ़ जाएगी। सूत्रों की माने तो बजट का आकार 7 लाख करोड़ का है। ऐसे में वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक के उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड के विद्यार्थी या फिर यूपी बोर्ड में संस्कृत विषय के साथ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अन्य विषयों के विद्यार्थियों के समान ही छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन अब सूत्रों को कहना है कि संस्कृत को प्रोत्साहित करने वाले प्रदेश सरकार इस विषय के साथ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ा सकती है। अच्छा, बजट में क्या बड़े ऐलान होने वाले हैं, इसको जरा जान लीजिए क्योंकि बजट 2023 काफी खास होने वाला है। मुफ्त राशन, फ्री सिलेंडर, किसानों के लिए बिजली बिल में छूट जैसी कई बड़ी सौगातें सरकार दे सकती है। आपको बता दें, योगी सरकार 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी जिसमें चुनावी वादों को भी पूरा किया जाएगा। सरकार एक बार फिर से मुफ्त राशन दे सकती है, यानी कि फूड पैकेट दे सकती है जिसमें चना, तेल, नमक वगैरह हो सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार भी हाल ही में ऐसे ही फैसले लिए हैं जिसमें राज्य सरकार की तरफ से राशन तो दिया जा रहा है लेकिन उसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ऐसे पे राज्य सरकार पर कोई व्यय भार नहीं आ रहा है। यही कारण है कि यूपी सरकार भी इसी प्रकार से फूड पैकेट को बांट सकती है राशन कार्ड धारकों को, यानी कि फूड पैकेट देगी तो उसका पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा और जो राशन दे रही है उसका पैसा केंद्र सरकार अभी दे रही है जो कि 1 साल तक मिलेगा। यानी कि फूड पैकेट दे सकती है जिसमें चना, तेल वगैरह हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, इसके साथ ही फ्री सिलेंडर देने का वादा पूरा हो जाएगा। उज्ज्वला गैस सिलेंडर धारकों को 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा यूपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किया था जिसका अब सरकार आज घोषणा कर सकती है। इस फ्री गैस सिलेंडर में आपको बता दें तो 2 गैस सिलेंडर मिलेगा, एक होली में और दूसरा दिवाली में। होली नजदीक है 8 मार्च को, तो ऐसे में होली से पहले आपको फ्री गैस सिलेंडर मिल सकता है। अगर सरकार आज घोषणा करती है तो आपको अपने पैसे से गैस सिलेंडर को बुक करना होगा। उसके बाद खाते में आपके डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि फ्री राशन, फूड पैकेट और फ्री गैस सिलेंडर का सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, कन्या सुमंगला योजना में भी इजाफा हो सकता है। अभी 15,000 रुपए मिल रहा है कन्या सुमंगला योजना में, जिसमें कई किस्तें आती हैं, लेकिन अब 2023-24 के बजट में ये 20,000 रुपए हो सकता है। इसके लिए सरकार 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित कर सकती है।
वही किसानों को बिजली बिल में छूट मिल जाएगी। 2023-24 में 15,000 ट्यूबवेल की स्थापना भी करने की घोषणा की गई है। 50% छूट की घोषणा हो सकती है बिजली बिल में, लेकिन ये होगा किसानों के लिए, यानी किसान लोग जो सिंचाई करते हैं उसका पैसा 50% तक छूट हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका फैसला नहीं लिया गया, जल्द ही इसके बारे में घोषणा हो सकती है। तो आज बजट पेश होगा, इसमें कई बड़ी सुविधाएं मिल सकती हैं। वैसे दोस्तों, ज्यादा पेंशन चाहिए तो 3 मार्च तक आप ये काम कर लीजिए। यहाँ पर आप इसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। इसमें ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की गाइडलाइन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को इस बारे में फैसला सुनाया था। इसकी 4 महीने की डेडलाइन 3 मार्च को खत्म हो रही है। जानिए आपको कैसे फायदा मिलेगा और आपको क्या करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना एफपीएस के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन भी जारी हो गया है। इसके मुताबिक पेंशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर और एम्प्लॉयर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन यानी संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा था। तो ईपीएफओ में कहा गया है कि एक फैसिलिटी दी जाएगी जिसके जरिए जल्द से जल्द यूआरएल यानी यूनिक रिसोर्स लोकेशन बताया जाएगा। किसे मिलेगा फायदा आप ये भी जान लीजिए। जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए 3 मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पात्र कर्मचारी फैसले की तारीख से 4 महीने के भीतर ईपीएस से अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। तो आपके पास एक मौका है, जल्द से जल्द आप पेंशन के लिए इस राशि को चुन सकते हैं। अच्छा, पुरानी पेंशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। राज्यों को वित्त मंत्री सीतारमण का झटका है। इस फंड की रकम देने से कर दिया है इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन राज्यों को अपने यहां पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी है वो सरकार के इस बड़े फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानिए किस फंड की बात हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के लिए देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने कहा अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा। वित्त मंत्री के ऐलान से पुरानी पेंशन योजना को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। आपके खाते में कब आएगी 13वीं किस्त का पैसा, जरा आप इसको जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें 12वीं किस्त का पैसा भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। जनवरी महीना बीत गया, फरवरी महीना आधा बीत गया, लेकिन अभी तक किसान निधि का पैसा नहीं आया। तो किसान निधि का इंतजार करने वाले किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको 24 फरवरी तक 13वीं किस्त 2000 रुपए मिल जाएगी। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार इससे पहले अक्टूबर महीने में 12वीं किस्त ट्रांसफर की थी। वो था तारीख 17 अक्टूबर। अब कुल मिलाकर 4 महीने पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 24 फरवरी तक किसानों के खाते में ये योजना की रकम आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इससे पहले भी कई बार सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं करते हुए भी पैसा ट्रांसफर किया है। तो आपको बता दें, फरवरी महीना बीतने के साथ ही लाभुकों के जहन में यही केवल एक सवाल आ रहा है कि कब पैसा आएगा, क्योंकि लगभग 21 से 22 तारीख बीत चुकी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तो 2 दिन बाद देखना यह होगा कि क्या खाते में पैसा आता है या नहीं। वही कोटेदारों को नहीं मिला राशन वितरण का लाभांश, जरा आप इस बात को ध्यान समझ लें, क्योंकि गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सबसे अहम कड़ी होती है कोटेदार की, लेकिन उन्हें आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वजह उन्हें बीते वर्ष जुलाई से लेकर अब तक निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न का लाभांश नहीं मिला है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन अक्टूबर 2022 तक पीएमजेकेवाई योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम हिसाब से निःशुल्क चावल भी वितरित कराया गया, लेकिन अभी तक ना उनको पैसा मिला है। आपको बता दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीने का तो पैसा मिला ही नहीं। वहीं नवंबर, दिसंबर, जनवरी के भी सापेक्ष राशन वितरित हो चुका है, लेकिन उसका कमीशन नहीं मिला। अब फरवरी महीना भी बीतने वाला है, उसका भी राशन दिया जा चुका है, लेकिन इनको अभी तक इसका पैसा नहीं मिला। ये बात अमेठी जिले की है। ऐसे ही यूपी के अन्य जिले भी है जहां पे कोटेदारों को उनका लाभांश नहीं दिया जा रहा। वही 6वें वेतन आयोग से भी बड़ा होगा 8th पे कमीशन। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी अपने सैलरी से जुड़ी ये गुड न्यूज जरा जान लें। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इस बात को जान लें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर में कर्मचारी हुंकार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर इंतजार कर रही है। अभी आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। उम्मीद बाकी है और चर्चा भी यही है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अलमीजामा पहना सकती है, मतलब कि नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है। सैलरी में इजाफा और महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा, लेकिन सैलरी रिवीजन 8वें वेतन आयोग के वक्त ही होगा। बड़ी बात यह है कि 2024 या यूं कहें कि 8वें वेतन आयोग में होने वाला यह इजाफा 6ठे वेतन आयोग के इजाफे से बड़ा हो सकता है।
दिल्ली बाइक टैक्सी बैन हुआ है। ये एक नियम जारी हुआ है। दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। 1 लाख रुपए तक का चालान और जेल होगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में निजी बाइक के कॉमर्शियल टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। जानिए इसके पीछे क्या कारण बताया गया है। दरअसल प्राइवेट बाइक पर सेवा बंद होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कॉमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं से कहा है कि उनके चालक प्राइवेट बाइक का उपयोग कर रहे हैं, इसे तत्काल रोक दिया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में भाड़े या इनाम के आधार पर यात्रियों को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई प्राइवेट बाइक पर कॉमर्शियल टैक्सी बाइक का सुविधा देता पाया गया तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और जेल भी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट बाइक को कॉमर्शियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, वहीं पर दोस्तों सोनू निगम पे अटैक हुआ है। मुंबई में शो कर रहे गायक सोनू निगम पर हमला हुआ है। दोस्त को भी ज्यादा चोटें आई हैं। विधायक के बेटे पर हाथापाई का आरोप है। फिलहाल दोस्तों बॉलीवुड गायक सोनू निगम पर कथित तौर पर हमला किया गया है। मुंबई में एक शो के दौरान उन पर हमला किया गया है। जी दोस्तों, गायक सोनू निगम और उनके दोस्त रब्बानी मुस्तफा खान पर कथित तौर पर हमला किया गया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक शो के दौरान इन पर हमला किया गया। सोनू निगम के दोस्त रब्बानी मुस्तफा खान को ज्यादा चोटें आई हैं। इसके बाद सोनू निगम पुलिस में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। अच्छा, भारत के इस राज्य में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है। इसके आगे खत्म हो जाती है रेलवे लाइन। जरा इसको आप भी ध्यान समझ लें। भारत में ज्यादातर लोग रेलवे में सफर करना पसंद करते हैं। देश के कोने कोने में रेलवे लाइन मौजूद है। वहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उतरने और चढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। भारत में रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा संख्या में है। लेकिन आपको बता दें, भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल एक रेलवे स्टेशन है। किस राज्य में ये इकलौता रेलवे स्टेशन है, आप इसको देखिए। भारत के पूर्वी छोर पर स्थित मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां इकलौता रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बैराबी रेलवे स्टेशन है। इसके आगे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां से यात्रियों के अलावा सामानों की ढुलाई की जाती है। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।